सबसे पहले किसी भी रेमेडी को पढ़ने से पहले अगर हम बात करें कि इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट क्या होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेगा, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एलियम शिपा, इसको जो प्रूव किया था वो डॉक्टर हेरिंग सर ने प्रूव किया है। क्लास थर्ड की रेमेडी है, लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है ये, और ये अनियन के रेड मेच्योर बल्ब पार्ट से बनाया जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो ये एक्यूट कैटरल इन्फ्लेमेशन की रेमेडी है। एक्यूट कैटरल इन्फ्लेमेशन अगर किसी भी म्यूकस मेम्ब्रेन में हो रहा है, स्पेशली नोज से रिलेटेड रहे, रेस्पिरेटरी सिस्टम से अगर रिलेटेड रहता है, तो उसके अंदर सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आप लोगों को इम्पॉर्टेंट पॉइंट पता है इसका कि इसको हम कंपेयर करते हैं यूफ्रेसिया से। वैसे तो ये यूफ्रेसिया के बिल्कुल सिमिलर रेमेडी होती है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस होता है कोराइजा में। तो कोराइजा के अंदर अगर हम बात करें तो इसका जो कोराइजा रहेगा वो नाक में जलन करता है, नेक्रिड नेजल डिस्चार्ज फ्रॉम नोज। और ये कैसा होता है? ये जो यूफ्रेसिया के अंदर रहेगा वो प्रोफ्यूज लैक्राइमेशन रहेगा फ्रॉम आइज। और यूफ्रेसिया का एग्रेवेशन होता है ओपन एयर से और इवनिंग टाइम में, जबकि एलियम सेपा का जो रहता है एग्रेवेशन वो आपको पता है वार्म रूम में अगर हम आए ठंडी हवा से तो प्रॉब्लम बढ़ेंगी, और ओपन एयर में जाने पर इसकी प्रॉब्लम्स घटती हैं। और क्या डिफरेंस रहेगा इनमें? जैसे इसमें अगर हम एलन की नोट्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसमें जो लाइन लिखी हुई हैं वो प्रोफ्यूज वाटरी एंड एक्रिड नेजल डिस्चार्ज विद प्रोफ्यूज ब्लेंड लैक्राइमेशन। डैट मीन्स प्रोफ्यूज वाटरी एंड एक्रिड नेजल डिस्चार्ज की अगर हम बात करें तो ये जो रहता है वो सबसे पहले प्रोफ्यूज आप लोग जानते ही हैं, वाटरी पतला रहेगा बहुत, पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर का रहता है। एक्रिडिटी का मतलब हो गया नाक जो होगी वो रगड़ रगड़ के बिल्कुल लाल कर देगा एकदम, इतने ज़्यादा एक्रिड नेजल डिस्चार्ज होता है। जबकि यूफ्रेसिया में आइज में रेडनेस आती है क्योंकि वहाँ पर एक्रिडिटी है। इसके साथ में जो लैक्राइमेशन रहेगा आँखों में, एलियम सेपा के अंदर वो ब्लेंड लैक्राइमेशन होता है, जबकि यूफ्रेसिया में एक्रिड होता है, फुल ऑफ टीयर्स होता है। ब्लेंड एंड फ्लुएंट कोराइजा रहता है यूफ्रेसिया के अंदर। और यूफ्रेसिया में मैंने पहले बताया था आपको कि एग्रेवेशन ओपन ईयर से होता है एंड इवनिंग में एग्रेवेशन होता है, जबकि एलियम सेपा का जो रहेगा वो ओपन ईयर एम्लोरेशन रहता है और वार्म रूम में जाने पर बढ़ता है। अब इसमें हम एक बात और डिस्कस करेंगे कि कोराइजा की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें और कोराइजा में क्या क्या रहता है। इसमें जो कोराइजा है इसको हम आर्सेनिक और आर्सेनिक आयोड से भी कंपेयर कर सकते हैं। आर्सेनिक में क्या रहेगा और एलियम सेपा में क्या रहेगा वो डिफरेंस ज़रा सा हम बात करते हैं। एक्रिड वाटरी डिस्चार्ज अगर हमारा टिप ऑफ नोज से हो रहा है ड्रॉप्स के फॉर्म में, तो हम इसको आर्सेनिक और आर्सेनिक आयोड से भी कंपेयर करेंगे। अब बात करेंगे आर्सेनिक आयोड में कैसे रहता है, ये तो था एलियम सेपा का। अब हम बात करेंगे आर्सेनिक आयोड में कैसा रहता है। तो इसमें रहता है थिन वाटरी इरिटेटिंग डिस्चार्ज होता है, नाक में ऐसा लगेगा बहुत इरिटेशन सा लग रहा है, और इसमें साथ साथ स्नीजिंग भी होती हैं बहुत ज़्यादा। अब आर्सेनिक में क्या रहता है, ये तो था आर्सेनिक आयोड का। अब आर्सेनिक में क्या डिफरेंस रहेगा, यहाँ पर भी थिन वाटरी इरिटेटिंग डिस्चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पर स्नीजिंग से कोई आराम नहीं मिलेगा, जबकि आर्सेनिक आयोड में स्नीजिंग से रिलीफ रहता है। स्नीजिंग अगर हो गई तो थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा, लेकिन आर्सेनिक में रिलीफ नहीं आएगा। और इसमें क्या रहता है, एलन की नोट्स में लाइन लिखी हुई है। स्प्रिंग कोराइजा के बारे में बात करें तो स्प्रिंग कोराइजा में क्या होता है, जैसे आफ्टर डैम्प वेदर, और डैम्प वेदर में भी कौन सा वेदर, नॉर्थ ईस्टर्न विंड की वजह से अगर दिक्कत आ रही है तो एलियम सेपा। और इसी के अपोजिट में अगर हम बात करेंगे तो एकोनाइट में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट विंड से दिक्कत आती है वहाँ पर, सॉरी नॉर्थ वेस्ट विंड रहती है ना, नॉर्थ वेस्ट विंड से अगर दिक्कत आ रही है तो एकोनाइट, और अगर नॉर्थ ईस्ट विंड से अगर दिक्कत आ रही है, नॉर्थ ईस्ट वाले से अगर दिक्कत आए तो एलियम सेपा। और इसमें जो डिस्चार्जेस होते हैं वो बर्न करते हैं, कोरोड करते हैं नोज को, यानी कि नोज तो है ही है, नोज में तो कोरोजन हो ही रहा है, साथ साथ कोरोड करेगा ही करेगा, इसमें जलन करेगा, लेकिन अपर लिप्स में भी जलन हो जाती है। इतना ज़्यादा एक्रिडिटी के साथ आता है डिस्चार्ज की संभाल नहीं पाता अपने आप को, और वो ओटो तक भी आ जाता है डिस्चार्ज।
नेक्स्ट इसमें जो रहता है हमारे पास हे फीवर। हे फीवर की बात करें, हे फीवर के बारे में आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा, पहले रेमेडी में भी काफ़ी बार बताया है। इन अगस्त एवरी मंथ एवरी ईयर, जैसे मौसम जब बदलता है तो उस समय में क्या होगा, किसी चीज़ अगर कोई भी पर्सन है अगर एलर्जिक कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ तो उसके अंदर ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो जल्दी में ही वो ठंडक को कैच कर लेता है, जिसकी वजह से वायलेंट स्नीजिंग होती है। और इसमें एक लाइन लिखी हुई है, वायलेंट स्नीजिंग ऑन राइजिंग फ्रॉम बेड, यानी कि अगर बिस्तर से जैसे ही उठ रहे हैं, उठ करके जैसे ही उठा और उठने के बाद ही तुरंत छींके शुरुआत हो गई, जैसे ही ओपन एयर में गया तो आराम आने लगा ऐसे। और क्या रहता है इसमें, फ्रॉम हैंडलिंग पीचेस लिखा हुआ है, यानी कि अगर आड़ू को पकड़ भी ले तो उसकी वजह से भी इसे दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि आड़ू की वजह से क्या रहता है, आड़ू के जो फाइबर्स होते हैं उसमें पॉलन ग्रेन्स की वजह से भी कहें, या आड़ू को इवन पकड़ भी लेता है तो उसकी वजह से वो एलर्जी पैदा कर देता है, जिसकी वजह से उसे छींकें आना शुरू हो जाती हैं। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, हे फीवर के बारे में। और हम लोग क्या बात करेंगे, हेडेक। अब हेडेक के बारे में बात करते हैं ना। हेडेक से पहले हम लोग आइज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस और कर लेते हैं। आइज़ में क्या होता है, इसमें बर्निंग होती है, बाइटिंग, स्मार्टिंग। ऐसा लगता है जैसे धुएं के अंदर अगर हम चले जाएं, किसी धुएं के पास बैठ गए हों या किसी चूल्हे के पास बैठे हों, तो जिस तरह से उस चूल्हे के पास बैठने पर बर्निंग और बाइटिंग सेंसेशन होता है, स्मार्टिंग, बर्निंग, बाइटिंग, स्मार्टिंग एज फ्रॉम स्मोक, मस्ट रब देम, उन्हें रगड़ेगा बहुत ज़्यादा। और उसमें कैसा होता है, वाटरी और सफ्यूज। कैसा होता है रगड़ने के बाद, ऐसा लगता है जैसे आंखों से वाटरी और सफ्यूज, कैपलरीज इंजेक्टेड एंड एक्सेसिव लैक्राइमेशन। और ऐसा लगता है जैसे कि भाई किसी धुएं के पास बैठ करके आंखों के अंदर पानी आ जाता है, बर्निंग होती है, इस तरह का महसूस होता रहता है आंखों के अंदर। अब बात करें हम लगे हाथों, तो इसके अंदर एक बात और कर लेते हैं जल्दी से, हेडेक के बारे में। हेडेक में क्या होता है, हेडेक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये AIPGT का क्वेश्चन आ भी चुका है और MO में भी आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं इस तरह के क्वेश्चंस की। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें हमें गलत नहीं करना चाहिए कभी भी। जैसे आप इसमें लिखा हुआ हेडेक सीजेज ड्यूरिंग मेंसेस, तो इसके लिए रेमेडी हमारे पास कौन सी है, हेडेक सीजेज ड्यूरिंग मेंसेस, रिटर्न व्हेन फ्लो डिसअपियर्स। तो हम लोगों ने पहले से पढ़ा था कि किसी भी डिस्चार्ज को, अगर कोई भी डिस्चार्ज हो रहा है तो उस चीज़ के लिए हम किस चीज़ को याद करते हैं, ज़्यादातर लेकेसिस के बारे में बात करते हैं, लेग कैन को याद करते हैं, जिंका मेट को याद करते हैं कि मेंसेस हो गए और सारी प्रॉब्लम्स, मेंसेस से पहले दिक्कतें थीं अब दिक्कतें नहीं हो रही हैं। तो इसका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये है, हेडेक मेंसेस आने पर सीज हो जाते हैं और जैसे ही मेंसेस गए, मेंसेस डिसअपियर हो जाते हैं, उसके बाद से फिर से दोबारा हेडेक आ जाता है। और हेडेक जो होगा वो मेनली रिलेटेड होता है इसका कैटरल हेडेक कहेंगे हमेशा अगर हम कहें तो। इसमें जैसे होता है कई बार बहुत लंबे समय से अगर जुकाम खांसी चल रहा है तो लगेगा कि भाई साइनस के अंदर इन्फ्लेमेशन आ गया और उसकी वजह से हेडेक स्टार्ट हो गया। तो उस जगह पर भी हम एलियम सेपा को भूल नहीं सकते, उसे भी हमें याद रखना है। और हम लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि भाई नेजल पॉलिप के बारे में इंपॉर्टेंट रेमेडी, जैसे हम TMB के बारे में बात करते हैं, सेंगुनेरिया को हम याद करते हैं, सेंगुनेरिया कैन के बारे में हमने पढ़ लिया, सेंगुनेरिया नाइट्रेट के बारे में पढ़ते हैं। और हमने पढ़ा था कि बार बार अगर किसी को क्वेंसी की दिक्कत हो जाए, रिकरेंट हिस्ट्री ऑफ क्वेंसी अगर मिले, इवन अगर बेराइटा कार्व है, बेराइटा कार्व, फाइटोलक्का, अगर ये सारी रेमेडी फेल हो जाएं तो उस क्वेंसी को हमेशा के लिए परमानेंट रिमूव करने के लिए एक रेमेडी हम पढ़ते थे, उसका नाम होता सोराइनम। और उस सोराइनम का यहाँ पर डिस्कशन किया गया है, सोराइनम को भी यहाँ पर ब्रैकेट में डाला है। तो नेजल पॉलिप के अंदर क्वेश्चन बना हुआ है, नेजल पॉलिप में कौन कौन सी रेमेडीज यूज होती हैं नेजल पॉलिप को रिमूव करने के लिए। तो ट्यूक्रियम के बारे में बात करेंगे, सेंगुनेरिया कैन, सेंगुनेरिया नाइट्रेट, सोराइनम एंड एलियम सेपा का कंपेयर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है कैटरल लेरेंजाइटिस के बारे में। तो उसमें होता है पेशेंट को ऐसा लगता है कि भाई ग्रैस्प कर लो, पूरा लेरिंग्स पकड़ लेता है खांस रहे हैं बिल्कुल एकदम, ऐसा लगता है कि खांसते खांसते छींकते छींकते अब हमारे लेरिंग्स जो हो गए दुख गए। इसी को हम कहते हैं कैटरल लेरेंजाइटिस।
ऐसा लगता है जैसे इसे बिल्कुल बलगम फंस गया, और फंसने के बाद ऐसा लगता है लैरिंक्स को फाड़ देगा, इतना ज़्यादा बियरेबल पेन होता है यहाँ पर खांसने के बाद। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोलिक। कोलिक में हम लोगों ने पढ़ा होगा, बार बार हम लोग पढ़ते हैं कि भाई कोलिक, तो कोलिक के बारे में यहाँ पर कैसे कोलिक आएगा ये इंपॉर्टेंट होता है। एलिमेंट्स फ्रॉम यहाँ पर क्या है हमारे लिए, कोल्ड गेटिंग फीट वेट। कोल्ड गेटिंग फीट वेट में हमने एक रेमेडी और पढ़ी थी, जैसे अगर गेटिंग वेट में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा गेटिंग वेट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक रेमेडी और हमारे पास आती है कि भाई रस्टॉक्स ही हमारे दिमाग में आता है, या हम लोग डलका मारा के बारे में सोचते रहते हैं, है ना। तो डलका मारा और इन सब से हट करके हमें किसके बारे में भी सोचना है, एलियम सिपा के बारे में भी सोचना, अगर इस तरह की हमें प्रॉब्लम मिले। जैसे लाइन है एलन की नोट्स की, बैड इफेक्ट्स फ्रॉम गेटिंग वेट, तो रस्टॉक्स पड़ी हुई है उसमें, एलियम सिपा भी है, लेकिन एलियम सिपा में क्या है वो हम समझेंगे। एलियम सिपा में अगर हम किसी भी ठंडे पानी से हम नहा लिए बहुत ज़्यादा, या हमारे पैर भीग गए, है ना, तो उसकी वजह से अगर कोलिक आ रहा है, या ओवर ईटिंग फ्रॉम कोकम्बर्स में भी हम इस रेमेडी को यूज करते हैं, उसकी वजह से अगर कोलिक हो रहा है, विंटर सीजन में अगर कोई कोकम्बर ले ले या कोई सैलेड ज़्यादा ले ले, रात को ली और सुबह हमारे पास प्रॉब्लम लेकर के आ गया, तो वहाँ पर भी हम एलियम सिपा के बारे में सोच सकते हैं। जैसे बच्चों के अंदर अगर हेमरॉइड्स मिल रही है और उसके साथ साथ कोराइजा भी मिल रहा है, और उस हेमरॉइड्स के अंदर अगर लग रहा है कि जो हेमरॉइड्स है वो बैठने पर बढ़ जाए और चलने फिरने पर उसे आराम मिले, जैसे इग्नीसिया में पढ़ा था हम लोगों ने कि चलने फिरने पर कंप्लेन उसकी हेमरॉइड्स की बेटर हो जाती हैं और बैठने पर बढ़ जाती हैं, इसी तरह से एलियम सिपा के अंदर भी होता है। और एक रेमेडी जिसे हमें नहीं भूलना है, ये 2024 में क्वेश्चन भी पूछा गया था, जैसे थूजा। थूजा के अंदर भी क्या होता है, वहाँ पर भी हेमरॉइड्स में इतना ज़्यादा पेन होता है सीवियरिटी के साथ, उसे ये लगता है कि यार अब बैठ नहीं पाएंगे, खड़े हो जाएं, बस खड़े रहें तो ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो थूजा के अंदर भी एग्रेवेशन होता है हेमरॉइड्स में बैठने पर, इस पॉइंट को बिल्कुल याद रखना है हम लोगों को। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि भाई न्यूरालजिक पेन के बारे में, अब हम थोड़ा सा पेन के बारे में बात करेंगे। न्यूरालजिक पेन इसका किस तरह का होता है सबको पता है, नए नए जूते खरीद करके लेकर आए, पहने और अगले दिन हमारे पैरों में दर्द होने लगा, भाई एड़ियाँ बहुत दुख रही हैं डॉक्टर साहब, तो आपने क्या करा भाई, 2-4 दिन की बात है, तो हम पूछेंगे भाई एलिमेंट्स फ्रॉम क्या है आपका, तो वो बोलता है कि डॉक्टर साहब वैसे तो कुछ नहीं, नए जूते पहने हैं। बस हमारे दिमाग में क्लिप करना जाना चाहिए कि भाई इसका मतलब न्यू शूज़ ही एलिमेंट्स है यहाँ पर, इसीलिए इसकी वजह से न्यूराइटिस हो रही है। तो उसके अंदर हमें लाइन क्या मिलती है, डायस्कोराइट्स जो हैं उन्होंने एक लाइन लिखी है एलन की नोट्स में, वो क्या लिखा है, सोर एंड रॉ स्पॉट ऑन फीट स्पेशली हील एरिया के अंदर मिलेगा। किस जगह पर मिलता है, हील में। किसकी वजह से होता है, फ्रॉम फ्रिक्शन। उसमें लिखा है एक लाइन, अंडरलाइन करेंगे इसे, इफिकेसियस व्हेन फीट आर रब्ड सोर, व्हेन इफिकेसियस व्हेन फीट आर रब्ड सोर, उसकी वजह से सोरनेस आ जाए, उसके अंदर इतना ज़्यादा रगड़ जाए, लगे भाई फ्रिक्शन हुआ और उसके बाद से पेन बना हुआ है, जा नहीं रहा, तो वहाँ पर डायस्कोराइट्स एक साइंटिस्ट हैं, एक तरह से हम कहें कि ऑथर ही हैं, तो ऑथर हैं, उन्होंने बोला है कि भाई अगर इस किसी के अंदर इस तरह का एलिमेंट्स की वजह से अगर मिल रहा है हील्स के अंदर सोरनेस, तो वहाँ पर हम एलियम सेपा को याद रखें, एलियम सेपा के बारे में हम सोच सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लेवाइटिस प्यूरपरल। आफ्टर फॉरसेप्स डिलीवरी के बाद भी अगर किसी में पेन बने, क्योंकि हमने ये पढ़ा था न्यूरालजिक रेमेडी है, अगर रबिंग की वजह से, फ्रैक्शन की वजह से आ रहा है तब भी, और फोरसेप्स की डिलीवरी अगर हुई है कहीं पर प्यूरपरल, अगर प्यूरपरल या फिर हम कहें कि भाई फोरसेप्स से डिलीवरी के बाद अगर रगड़ लग गई और उस जगह पर पेन बना हुआ है, वेजाइनल रीजन में अगर पेन बना हुआ है, तो वहाँ पर भी हम एलियम सेपा को याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बचता है एक पेन हेड के अंदर बचा था, न्यूरालजिक पेन होता है, ऐसा लगता है जैसे पूरे थ्रेड की तरह चल रहा है पेन, लगे पूरा यार एक स्ट्रिंग जैसा बना दिया कि भाई फेस पर भी है, हेड पर भी है, नेक पर भी है और चेस्ट पर भी है। तो इसका जो पेन होता है वो थ्रेड के फॉर्म में होगा, पूरे एक लार्ज एरिया को कवर करते हुए चलता है। छोटे एक सिंगल स्पॉट का पेन नहीं है, सिंगल स्पॉट के पेन के बारे में बात करते तो हम काली बाई की तरफ भी जा सकते थे, है ना। यहाँ पर एक थ्रेड के फॉर्म में है पूरा एक बड़ा सा, चाहे चेस्ट में हो, चाहे वो हेड में हो, चाहे वो फेस में हो, है ना, फेस वाले एरिया पर रहे, तो वहाँ पर जो पेन होगा वो किस तरह का रहेगा, मोस्टली न्यूरालजिक पेन थ्रेड फॉर्म में रहता है। अंडरलाइन करेंगे थ्रेड फॉर्म को।
क्लियर है। ट्रॉमेटिक क्रॉनिक न्यूराइटिस, न्यूरालजिया ऑफ स्टम्प आफ्टर एम्पुटेशन, बर्निंग एंड स्टिंगिंग पेन्स, तो इसमें भी हम यहाँ पर यूज करते हैं। ट्रॉमेटिक कोई क्रॉनिक न्यूराइटिस वगैरह हो जाए ट्रॉमा की वजह से, वहाँ पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। एक हमारे पास लास्ट बचा रह गया पेनिरेसिया। पेनिरेसिया को कहते हैं एक तरह का, अगर हम बात करें तो प्यूरुलेंट इन्फ्लेमेशन होता है किसी भी डिजिट वगैरह के अंदर, अगर कहीं जैसे होता है खाल फट गई और खाल फटने के बाद से पेन बना हुआ है, या कहीं पर भी कोई पस फॉर्मेशन भी हो जाए इवन, तो उसमें सबसे पहले पेनिरेसिया में क्या होता है, जो डिजिट्स होती हैं उसके आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है, और इन्फ्लेमेशन के बाद पस फॉर्मेशन हो जाए तो उसे हम बोलते हैं पेनिरेसिया। विद रेड स्ट्रीक्स अप द आर्म, विद रेड स्टिक्स अप द आर्म, पेन ड्राइव टू डेस्पेयर इन, यहाँ पर एलन की नोट्स में कुछ जगह पर चाइल्ड वेड छपा हुआ है, जबकि ये चिल्ड वेड है ना, तो इसे चिल्ड वेड कर लेंगे। तो चिल्ड वेड ऐसा लगता है जैसे यार एक ठंडे बिस्तर पे ऐसे लिटा दिया गया हो और उसकी वजह से पेन बना हुआ है एकदम, और ये जो दर्द होता है वो डिजिट में तो है ही है, डिजिट से ऊपर तक जाता है ये पेन। क्लियर है। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में। तो रिलेशनशिप में हम सबसे पहले बात करते हैं, रिलेशनशिप में क्या होता है, पी स्क्वायर, जैसे फास्फोरस है, पल्साटिला है, और इसके अलावा इसमें थूजा है, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर कहीं एलियम शेपा जैसे लग रहा है कि यार मेरे तो सारे सिम्टम मैच कर रहे थे और हिंडर्ड हो गए, अब मैं ऐसे कैसे कंप्लीट करूं, तो उसमें हम बात करेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री उसका, देखते हैं कि भाई फास्फोरस क्या कॉम्प्लीमेंट्री किस चीज़ में काम करेगा। तो फास्फोरस को हम इसका केमिकल एनालॉग भी कहते हैं, ये केमिकल एनालॉग की तरह भी काम करता है। और एक क्वेश्चन मैंने बोला था वहाँ पर, फास्फोरस में एग्रेवेशन किससे होता है, स्पाइसी फूड से होता है। ये क्वेश्चन 2024 AIPET में पूछा गया है आप लोगों से, तो इस पर भी थोड़ा सा फोकस करेंगे। पल्साटिला में कैसे कंपेयर करेंगे, कैटरल, अगर कैटरल लंबे समय से चल रहा था, क्रॉनिक साइनोसाइटिस की दिक्कत हो गई तो हम उसमें बात करेंगे। हेमरॉइड्स में इससे हम कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर कंपेयर एक तरह से सिमिलर है ये आपके, इसका जो एग्रेवेशन होता है थूजा का और एलियम शेपा का सिमिलर होता है। अगर एलियम शेपा फेल हो जाए तो वहाँ पर हम थूजा के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अगर सिम्टम करस्पॉन्ड करें ये आप लोगों को पता ही है, जैसा कि हम लोग होम्योपैथी के अकॉर्डिंग केस डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपैटिबल। कंपैटिबल में अगर हम बात करें तो जो कहते हैं कंपैटिबल रेमेडी वो रेमेडी होती हैं जिन्हें ना पहले दें वो घातक हो जाती हैं, कि भाई उनके ना पहले दिया जाए ना बाद दिया जाए, तो उसके साथ उनके आसपास अगल बगल ना दी जाए, ना पहले दी जाए ना बाद दी जाए, जैसे कलकेरिया हो गया, साइलेसिया हो गया, इन पॉलिप्स के केस में। नेक्स्ट हो गया हमारा सिमिलर किसके है, सिमिलर हमने बताया था अभी आप लोगों को यूफ्रेसिया के होता है, लेकिन कोराइजा और लैक्राइमेशन इसके जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं एलियम शेपा से। और हमने पढ़ा था कि बैड इफेक्ट फ्रॉम गेटिंग फीड वेट, बैड इफेक्ट्स फ्रॉम गेटिंग बैड इफेक्ट्स ऑफ गेटिंग वेट में हमने एक रेमेडी पढ़ी थी रस्टॉक्स, और दूसरा हमने पढ़ा यहाँ पर एलियम शेपा। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, बैड इफेक्ट्स फ्रॉम गेटिंग वेट, आंसर आएगा रस्टॉक्स एंड एलियम शेपा। रस्टॉक्स सभी को याद रहता है, एलियम शेपा सब लोग भूल जाते हैं, तो ये बोथ अगर आंसर दिया हुआ है तो बोथ टिक करेंगे, ठीक। और नेक्स्ट हमारे पास बचा रह गया एग्रेवेशन, इसका कैसे होता है। तो एग्रेवेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका जो एग्रेवेशन होता है वो प्रीडोमिनेंटली कब होता है, इवनिंग में, है ना, और वार्म रूम में जाने पर बढ़ता था। यूप्रेसिया में भी क्या था, यूप्रेसिया में इवनिंग एग्रेवेशन होता है, और इसमें जो एग्रेवेशन था वो ओपन ईयर में था यूप्रेसिया में, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें इवनिंग तो है प्रीडोमिनेंटली, साथ में ओपन ईयर एम्लोरेशन है, वार्म रूम से एग्रेवेशन होगा एलियम शेपा में। क्लियर है। तो होपफुली उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एलियम शेपा के बारे में जानकारी मिली होगी। थैंक यू।